अस्सलाम वालेकुम, क्या चल सबके ठीक हैं? हम बस अभी अभी एक्चुअली F8 की क्लास खत्म हुई है, तो हम जरा क्लास में सेटअप कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। बट इन द मीनवाइल आप लोगों के क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में टाइप कर छोड़ें, ताकि जैसे ही मैं सेटअप करूं उसी वक्त साथ ही मैं अ, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों ने लास्ट टाइम मेरा ख्याल है सिंपल पे बैक तक कवर कर लिया था, हैं? अच्छा, सिर्फ ARR पढ़ा था, सिंपल पे बैक नहीं कवर किया था। कैश फ्लोज पढ़ ली थी हमने, उसकी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो शायद रहती है ना, assumptions ऑफ कैश फ्लोज है ना। एक मिनट मुझे थोड़ा अलाउ करना, मैं जरा क्या इसके ऊपर भी सेटअप करूं स्क्रीन, थोड़ा सा आपको जगह देनी पड़ेगी मुझे। चल, अच्छा जी, तो अभी तक कुछ सवाल, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने रिवाइज रिवाइज सॉरी सॉरी पढ़ा था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था और हमने कैश फ्लो के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अभी उसकी assumptions नहीं पढ़ी थी। तो आप लोगों का अभी तक कोई सवाल?
अभी तक सारा सही समझ आया है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? रिवाइज किया? किसी छुट्टी में नहीं कर दिया? आगे बढ़े मेरा? चले। अच्छा, आज हम बात करने लगे टाइमिंग के ऊपर। ये हमने इसको मैं assumptions ऑफ कैश फ्लोज, इसको assumption ऑफ कैश फ्लोज भी मैं बोल रहा हूं। ताल्लुक किसका किसके साथ है? टाइमिंग के साथ। ठीक है, अब ये है क्या? देखो, कैश फ्लोज जो है, अगर हम फ्यूचर पीरियड की बात करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम मंथ बाय मंथ हम फ्यूचर की कैश फ्लोज को एस्टिमेट करें और फिर उसको हैंडल भी करें। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट है, उसकी लाइफ 5 साल है, तो बड़ा मुश्किल है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स की प्रोजेक्शंस जो हैं वो मंथ बाय मंथ एस्टिमेट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर रखते हैं। हम कहते हैं दूसरे साल में इतनी कैश फ्लो या तीसरे साल में इतनी कैश फ्लो। अब वो जो कैश फ्लो अराइज होगी वो तो डिफरेंट टाइम पीरियड पे होगी। तो अपनी इवैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अजम्पशंस हम फिक्स कर लेते हैं। वो अजम्पशंस क्या क्या हैं? उसमें पहली एजम्पशन तो ये है कि अगर कोई कैश फ्लो अराइज होती है ड्यूरिंग द पीरियड, साल के दरमियान में, आमतौर पे पीरियड का मतलब मैं यहां पे लूंगा ईयर। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि हमारा पीरियड फुल 1 ईयर के बराबर हो। हमारा पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है, हाफ ईयर का भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक के अंदर स्पेशली मैं पीरियड का मतलब 1 साल ले रहा हूं। क्या कितना ले रहा हूं मैं? 1 साल। पीरियड किसके बराबर ले रहा हूं? 1 ईयर। ये अभी के लिए फिक्स नहीं करूंगा, हमेशा ऐसा ही होता। अगर फिक्स होता तो मैं यहाँ पे हेडिंग में पीरियड के बजाय लिखता ही ईयर। तो अगर हमारे पास कोई भी कैश फ्लो साल के दरमियान में है, कोई ईयर 2 के दरमियान में है या ईयर 3 के दरमियान में है, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं जैसे वो अराइज हुई है एंड ऑफ दैट पीरियड या एंड ऑफ दैट ईयर। यानी अगर कोई कैश फ्लो ईयर 3 के दरमियान में है कहीं, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं जैसे वो ईयर 3 के एंड पे है। अगर कोई कैश फ्लो ईयर 4 के दरमियान में है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं जैसे वो ईयर 4 के एंड पे। अगर कोई कैश फ्लो ईयर 2 के दरमियान में है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं जैसे वो ईयर 2 के एंड पे। ये पहली assumption हमने ली। हम ये यानी डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे, ये कैश फ्लो ईयर 3 के 3rd मंथ में है, ये कैश फ्लो ईयर 3 के 5th मंथ में है, ये कैश फ्लो ईयर 3 के 7th मंथ में है। हम इस तरह की बाइफर्केशन नहीं कर रहे, बल्कि ईयर 3 के साल के दरमियान में जितनी भी कैश फ्लो हुई है उसके एज्यूम करें जैसे वो ईयर 3 के एंड पे। ये assumption है हमारी। Then we will move to our second assumption, and that is that if the cash flow arises at the start of the period, कब अराइज हो रही है? स्टार्ट ऑफ द पीरियड में। तो फिर आपने अब इसको उस साल के एंड पे एज्यूम नहीं करना, बल्कि उसको अब एज्यूम करना है एंड ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। यानी अगर कोई कैश फ्लो ईयर 3 के दरमियान में है तो कहां एज्यूम की थी हमने? ईयर 3 के एंड पे। लेकिन अगर वही कैश फ्लो ईयर 3 के स्टार्ट में हुई तो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम? फिर ईयर 2 के एंड पे, फिर उसको पिछले साल के एंड पे रिकॉर्ड करेंगे। वजह इसकी बड़ी सिंपल है कि अगर कोई कैश फ्लो ईयर 3 के स्टार्ट में बिल्कुल साल के शुरू में इनकर हो गई तो बड़ी ज्यादती होगी कि उसका पूरा 1 साल बाद जाके रिकॉर्ड किया जाए। उसकी रिकॉर्डिंग के लिए ईयर 2 ज्यादा करीब है, ईयर 2 ज्यादा करीब है, तो फिर इसको ईयर 2 में रिकॉर्ड करना ज्यादा फेयर होगा। इट वुड बी मोर फेयर टू रिकॉर्ड इट इन ईयर 2 इंस्टेड ऑफ ईयर 3। ठीक है, इसलिए इफ द कैश फ्लो अराइज इन ईयर at the start of any year or at the start of any period, then we will record it in the preceding year. ये दो मेन assumptions हैं। समझ आ गई ये बात?
अब इस सेकंड मेन assumption में एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो है फॉर ईयर 1। वो क्या है? फॉर ईयर 1। हम देखो अगर कोई कैश फ्लो ईयर 5 के स्टार्ट पे हो रही थी, कहां रिकॉर्ड करेंगे? ईयर 4 में। अगर ईयर 4 के स्टार्ट में हुई, कहां रिकॉर्ड करेंगे? 3 में। और अगर ईयर 1 के स्टार्ट में हुई तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? अब ईयर 1 से तो पहले साल ही नहीं एग्जिस्ट करता। फर्स्ट ईयर से पहले तो कोई प्रीसीडिंग ईयर एग्जिस्ट ही नहीं ना करेगा। इसलिए ईयर 1 में मजबूरी ये है कि जो कैश फ्लो ईयर 1 के स्टार्ट पे होगी उसको ईयर 1 के स्टार्ट पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीजन क्या है? ईयर 1 से पहले कोई प्रीसीडिंग ईयर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको ईयर 1 के स्टार्ट में ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, लिखते हम उसको ईयर 0 है या पीरियड 0, तो नाम उसका ईयर 0 है, लेकिन ईयर 0 का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये ईयर 1 का प्रीसीडिंग ईयर है, बल्कि इसका मतलब ये क्या है? इट रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ ईयर 1, स्टार्ट ऑफ पीरियड 1। So it is more of a clarification rather than an assumption, क्योंकि हम उसको पिछले किसी साल पे नहीं लेके जा रहे। स्टार्ट ऑफ द ईयर था, स्टार्ट ऑफ द ईयर ही लिखा ईयर 1 में, लेकिन उसको क्या बोला? बोलते ईयर 0, नाम उसका ईयर 0। बच्चों को ये कंफ्यूजन आ जाती है कि ईयर 0 क्या है? ईयर 1 का प्रीसीडिंग ईयर, ईयर 1 से पिछला साल। ईयर 1 से तो पिछला साल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ईयर 0 का असल मतलब क्या है? स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ये कैश फ्लो की क्या है? assumptions। ये assumption में फिर आपको बताता चलूं क्यों किया है, ताकि हम अपनी एस्टिमेशंस को, कैलकुलेशंस को क्या करें? सिर्फ सिंप्लीफाई करें। क्या किया हमने? सिंप्लीफाई। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद 5th ईयर के 7th मंथ में कितनी सेल्स होंगी इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। 5 साल बाद 7वें महीने में कितनी सेल्स होंगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, पूरे 5-6 साल के पूरे साल में कितनी सेल होगी वो हम रिलेटिवली फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यूचर जितना डिस्टेंट होता जाएगा उतनी हमारे एस्टिमेट्स अनसर्टेन होंगे और जनरल करने पड़ेंगे। अनसर्टेन होंगे और जनरल करने पड़ेंगे। ठीक है? समझ आ गया बात कि नहीं? ये बताया यहाँ पे इन अजम्पशंस लेने की। इस पर किसी का कोई सवाल? जी तहरीम, माहम, हुजैफा, कोई सवाल? ये ऑनलाइन वालों का आवाज ठीक आ रही है ना? कह रहे नहीं है सवाल तो ठीक है। आगे बढ़े। Now based on that principle, अब हम दोबारा मेथड्स की तरफ चलते हैं। एक चीज मैं आपको रिमाइंड करता चलूं कि हमारा स्टडी पैटर्न क्या रहा है मेथड्स के बारे में। क्या रहा है? हम सबसे पहले क्या देखते हैं? एक स्पेसिफिक मेथड की एक्सप्लेनेशन ही होता क्या है। Then we are going to learn how are we going to calculate it. थर्ड एस्पेक्ट क्या होता है हमारा? डिसीजन देखें, और फिर हम इवेंचुअली क्या देखते हैं? उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी पैटर्न को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। हम इसी पैटर्न को लेके चलते। So starting with पेबैक पीरियड। पेबैक पे आते हैं वापस। तो पेबैक पीरियड क्या है? ये हमें टाइम पीरियड बताएगा जितने में हमने जो शुरू में पैसे इन्वेस्ट किए वो रिकवर हो गए। जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है ना एक प्रोजेक्ट में, वो कितने टाइम पीरियड में हमें रिकवर हो जाएगी, ये क्या है? हमारा पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, दिस इज आवर पेबैक पीरियड। मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की है आज, और मैं ये कहता हूं कि 4 सालों बाद जितने मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 4 सालों बाद 1 लाख रुपया मेरा सारा रिकवर हो जाएगा। तो 4 इयर्स का है मेरा पेबैक पीरियड। इसका आंसर पीरियड्स में आता है, ईयर्स में आपका मंथ्स में हो। ये पेबैक पीरियड की एक्सप्लेनेशन है। ये सब बात समझ आ रही है ना आपको?
अब दूसरा सवाल ये, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन के लिए इलस्ट्रेशन 1 पर ही कर, क्योंकि मैं बार बार एक ही इलस्ट्रेशन की बेसिस पे मैंने 500 तक लिमिट बताया। ठीक है, इलस्ट्रेशन की जरूरी ये इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसको मैं जरा यहां से डिलीट कर देता हूं ताकि जरा जो डेटा है क्वेश्चन का वो आसानी से समझ आए। तो यहां पे हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था ईयर 0 में, आज स्टार्ट ऑफ ईयर 1। कौन सा टेस्ट है आज? नहीं, रिस्क मैनेजमेंट का टेस्ट बच्चों को हम वैसे ही दे देंगे घरों पे, लैब की जरूरत नहीं। कॉपी पेस्ट का रीजन भी हो सकता है, लेकिन जिसका आपको कॉपी पेस्ट नजर आए ना उसको आपने मार्क कर देना है। और ऑब्जेक्टिव, अब तो टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव ओटी केसेस का होगा ना वो तो। चलो मैं बताता हूँ, फिर आज क्लास में बताता हूँ। ठीक है, वो तो स्पेसिफिक टाइम पे फिर हो जाता है ना, मैं बताता हूँ। फिर क्लैश आ जाते हैं और तो कोई मसला नहीं। एनीवे, क्या है जी? ईयर 0 क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आज तो हमने मशीनरी खरीदी होगी, तो ईयर 0 में क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या होगा? ईयर 0। उसके बाद आगे देखो कैश फ्लो दिखी हुई है। अब कैश फ्लो में वैसे तो पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेशनल कैश फ्लो। और अब आपने इस मेथड में तो यूज ही कैश फ्लो करना है, तो इसको आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी। जब हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना था तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट डिराइव किया था। हमें यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं। हाँ सिर्फ एक चीज देखने की जरूरत है, वो क्या कि ईयर 5 की कैश फ्लोज कितनी है? ईयर 5 में कितनी कैश फ्लोज होगी? ईयर 5 में कैश फ्लो होगी 25 की, क्योंकि जो रेजिडुअल वैल्यू है ईयर 5 में वो प्रॉफिट का तो पार्ट नहीं बना था, प्रॉफिट का पार्ट नहीं बना था, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू कैश फ्लो तो है, ऑपरेशनल कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो तो है, तो रेजिडुअल वैल्यू भी पार्ट ऑफ बन जाए। इस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू कैश फ्लो का पार्ट है। तो सपोज करते हैं ये कैश फ्लो आपके पास आ चुकी हुई है, आगे जाके हम लर्न करेंगे ये कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट कैसे हो। अब जब ये कैश फ्लो आ चुकी हुई है तो हमने क्या लर्न करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आज हमने 100 इन्वेस्ट किए हैं ये कितने अरसे में हमारे रिकवर हो। इसको डराइव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी बनाएंगे एक क्यूमुलेटिव कैश, सीसीएफ लिख रहा हूं। सीसीएफ का क्या मतलब होगा जी? क्यूमुलेटिव कैश। और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में हम देखेंगे 2 पॉइंट हमारी कैश फ्लो की ओवरऑल पोजीशन क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे आप स्टॉक रजिस्टर में बैलेंस का कॉलम अपडेट करते जाते हो, कि हर इवेंट के बाद, हर रिसीट और इश्यू के बाद क्या करते हो, बैलेंस का कॉलम अपडेट होता जाता है ना, बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम उसी प्रिंसिपल को, उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के जरा कैश फ्लो बनाए तो कैसे बनेगी? ईयर 0 में जब आपने 100 की इन्वेस्टमेंट की तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितनी होगी? 100 की। अभी तो एक ही तो कैश फ्लो है, एक ही तो इवेंट हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब ईयर 1 में जब 50 का कैश इनफ्लो आ गया तो फिर कितना होगा? 50 का आउटफ्लो। ये आपने कैसे आउटफ्लो डिटरमिन किया? आपका -100 ओपनिंग बैलेंस है एक तरह का समझ लो, उसमें कैश फ्लो आ गई 50 की, बाकी कितना रह गया? -50। इसी तरीके से ईयर 2 में जब 40 आ गया तो फिर कितना रह गया? 10। और ईयर 3 में कितना आ गया? 30 है तो कितना आ गया? +20 है, क्योंकि -10 में +30 कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा? +20। समझ आ गया ये बात? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है ये क्लियर हो रहा है ना? अब इस डेटा से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमें ये पता लग रहा है कि ईयर 1 के एंड पे तो हमने जो 100 इन्वेस्ट किए थे अभी तक रिकवर नहीं हुए।
ईयर 2 के एंड पे अभी तक रिकवर नहीं हुए, ईयर 3 पे ना सिर्फ रिकवर हो गए हैं बल्कि शायद उस रिकवरी को एक्सीड कर गए। 100 रिकवर करने थे, हमारा तो इनफ्लो क्या हो गया है, क्या कर गया है, एक्सीड, पॉजिटिव हो गया ना, एक्सीड कर गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में रिकवर हुई। तो हम लिख सकते हैं नहीं 3 इयर्स नहीं, मैं ये लिख सकता हूं आफ्टर ईयर 2, यानी 2 सालों के बाद, बट बिफोर ईयर 3, लेकिन तीसरा साल खत्म होने से पहले पहले। पेबैक पीरियड कितना है, आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद रिकवर होगा, 2 सालों से के अंदर रिकवर नहीं हो रहा था, लेकिन तीसरे साल के खत्म होने से पहले पहले रिकवर हो जाएगा, तीसरा साल के एंड होने का वेट नहीं होगा। ये क्या है, मेरा पे बैक पीरियड। ये मुझे बता रहा है कि जो मैंने पैसे शुरू में इन्वेस्ट किए कितने अरसे में मुझे रिकवर हो जाएंगे। इस पर कोई सवाल? प्रॉफिट क्यों नहीं यूज करते? ये अभी हम एडवांटेज में जाके पढ़ेंगे। हमें आइडियली अच्छे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड में हमें प्रॉफिट्स को यूज करना ही नहीं चाहिए था, हमें कैश फ्लोज को यूज करना चाहिए। क्यों? हमने डिसएडवांटेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या पढ़ा, प्रॉफिट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, और तो और इसमें इररेलेवेंट चीजें हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी कॉस्ट शामिल है जिसका डिसीजन से कोई फर्क नहीं था, हमने उसको इवैल्यूएट किया हुआ, इंक्लूड किया हुआ। तो ये आइडियली प्रॉफिट्स को यूज करना तो ठीक था ही नहीं, इसलिए गोइंग फॉरवर्ड पे बैक क्या, हम तो तमाम मेथड्स में एफएम को छोड़ के जब हम एएफएम में जाके और एडवांस मेथड्स अगर आप पढ़ोगे उसमें भी कैश फ्लोज को यूज किया जाए, तो प्रॉफिट को यूज करना तो पहले ही ठीक नहीं। समझ आ गया बात जी? यहां तक और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब अगर हम देखना चाहते हैं 2 ईयर्स का तो पता नहीं कि 2 सालों में रिकवर नहीं हुए, थर्ड ईयर ही है कोई, लेकिन थर्ड ईयर में कितना पोर्शन, थर्ड ईयर में भी स्पेसिफिकली कितने टाइम पीरियड के बाद ये रिकवरी हो रही है, उसको अगर एस्टिमेट करना है तो उसका तरीका क्या होगा, मैं करूंगा ये, मैं यहां पे लिख लेता हूं लास्ट नेगेटिव सीसीएफ लिख रहा हूं। सीसीएफ क्या है मेरा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जो मेरी आखिरी नेगेटिव क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ रही है ना, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा नेक्स्ट कैश फ्लो के साथ। उसको मैं किस पे डिवाइड कर दूंगा, नेक्स्ट कैश फ्लो के साथ। ठीक है, इस एग्जांपल में मेरी लास्ट नेगेटिव क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितनी है, 10, और नेक्स्ट कैश फ्लो मेरी कितनी है 30 की। कितना बन गया, 1/3, यहाँ 0.3333 है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेता हूं, ये है 0.3। तो मुझे थर्ड ईयर का पोर्शन पता लग गया कि कितना है, वो 0.33 ईयर है। तो अब अगर मुझे पे बैक लिखना हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा पे बैक कितना है, 2.33 ईयर। 2 साल का तो पता था ना, थर्ड ईयर के एक पोर्शन हमने निकाला है, तो वो 2 उसमें ऐड कर देते हैं, कितना होगा 2.33 ईयर्स। तो ये मेरा 2.33 ईयर्स क्या है, मेरा पे बैक। समझ आ गया कि नहीं? क्यों जैफा, समझ आ गया कि नहीं? क्यों अरीज, आमना, अहमद, अब्दुल कदीर? आगे बढ़े क्या, मुझे एक बात बताओ, एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, क्या कितने, 12? अच्छा मुझे लगा 13 का, मैं कहा है नवा फुट बना ले, 12 इंच होते हैं ना, है ना? खाया कभी 12 इंच का स्केल?
है ना, मतलब है तू शरारती था है, या टाटो वाले स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा है नहीं पढ़ा? फिर कौन सा स्कूल है? प्राइवेट में तो यार कहते लोलो पोची ही बहुत होती है। हालांकि जब तक बचपन में फैंटी ना पड़ी हो सीधे नहीं होते। ट्यूशन के टीचर से कोई अच्छा तहरीम आपको भी? ये खासियत तो हमने लड़कों में ही सुनी थी। लड़कियों को तो टीचर कुछ कहते ही नहीं। हमारे एज स्टूडेंट तो गिरा ही ये रहता है। अब इक्वल राइट है सबको लड़की। अच्छा एनीवे, पॉइंट ये है कि एक, अगर मैं आपसे कहूं 2.5 फीट है तो 0.5 फीट को हम चाहेंगे कि उसके लोअर मेजरमेंट स्केल के ऊपर मेजर कर ले। लोअर मेजरमेंट स्केल उसका क्या है? इंचेस। तो 0.5 कितने इंचेस होते हैं? 6 इंच। 0.5 फीट किसके बराबर है? 6 इंच। कैसे? मुझे पता है कि उसका लोअर मेजरमेंट कितना है। लोअर 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? इंचेस है ना, 12। तो उसको लोअर मेजरमेंट में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। इसी तरीके से यहां पर आ रहा है 0.33 ईयर्स। तो अगर हम उसको लोअर मेजरमेंट में लाना चाहें तो ईयर का लोअर मेजरमेंट क्या है? मंथ। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 14-15 तो नहीं ना होते, 12 ही होते हैं ना। तो अगर मुझे इसके लोअर मेजरमेंट पे लाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं तो मेरे पास मंथ्स में आ जाएगा, ये 4 मंथ्स बन गए। तो इसी 2.33 ईयर्स को मैं लिख सकता हूं 2 years and 4 months। तो अब मैं ये पे बैक पीरियड कह दूं कि आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 2 बट बिफोर द एंड ऑफ ईयर 3, दूसरे साल के बाद लेकिन तीसरे साल से पहले पहले। मैं कह दूं 2.33 ईयर्स, मैं बोल दूं 2 years and 4 months। क्या तीनों बातें एक ही बात ही कर रही? तीनों का एक ही मतलब नहीं है। तो ये 3 वेज ऑफ प्रेजेंटेशन है कि मैं पे बैक पीरियड जब मुझसे पूछा जाए उसका आंसर आपने किस तरह आंसर करना। अगर तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो ऑप्शन बताएंगी कि ऑप्शन में उसने 2.33 ईयर्स, 2.47 ईयर्स इस तरह से ऑप्शन दिए हुए, या उसने 2 years and 4 months दिया हुआ है, या इस तरह से लिखा हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 2 बट बिफोर द एंड ऑफ ईयर 3। ठीक है, अगर तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। और अगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्किंग करनी है एक्सेल के ऊपर, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं रिक्वायरमेंट में तो उसने गाइड नहीं हमें किया हुआ कि भाई आपने जो आंसर निकालना है वो क्लोजेस्ट टू मंथ्स निकालना है, फिर तो आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो साइलेंट है तो बेहतर ये है कि आप ये जो दरमियान में जो सेकंड अप्रोच है जिसमें आपने ईयर्स को डेसिमल प्लेस में कर दिया, इसमें प्रेजेंट कर, तो ये ज्यादा सूटेबल है। दैट वुड बी 2.33 ईयर्स। 2.33 ईयर्स। वैसे तो ऐसे सवालों में जहां पे वो साइलेंट है दोनों तरह से आंसर आपका ठीक है। आप 2.33 ईयर्स लिख दो या 2 years and 4 months लिख दो, दोनों बातें आपकी ठीक है। बट इन माय ओपिनियन बेहतर यह है कि आप उसको 2.33 ईयर्स लें। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? ये हमने पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना सीखा है। यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। आगे बढ़े जी हम, क्यों तैरी आगे बढ़े। मैंने कहा स्कूल में बड़ा जुल्म हुआ है ना आपके साथ, अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन करने आपसे पूछ के चला करें। सेफ्टी कह सकते हैं कि मेरी क्लास की फीमेल स्टूडेंट में सबसे सुधरी हुई स्टूडेंट आप ही होगी।
क्योंकि जो वर्किंग आप पे हुई है बाकियों पे नहीं हुई। लड़कों में तो होती रहती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने लर्न कर दिया सिंपल पे बैक पीरियड एस्टिमेट कैसे करना है। नाउ वी विल सी हम इसकी बेसिस पे फैसला कैसे करें, क्या हमें प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी देखे या ना देखे। तो इसको अब कैसे कवर करेंगे इसके लिए, अच्छा सॉरी ये तो इलस्ट्रेशन 1 का ही मैंने डेटा ओपन किया हुआ। इसके लिए डिसीजन रूल जनाब ये है कि हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, टारगेट पे बैक के साथ। तो कंपनी ने पहले से एक टारगेट पे बैक डिसाइड किया हुआ है। कंपनी ने पहले से क्या किया हुआ है, एक टारगेट पे बैक सेट किया होता है। हम देखते हैं कि हमारे इस इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं वो उससे ज्यादा है या कम है। अगर तो हमारा पे बैक पीरियड, हमारे प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम हुआ जो टारगेट सेट किया हुआ है, जो सीनियर मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ है, तो डिसीजन क्या होगा, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एल्स रिजेक्ट करते हैं। इस बेसिस के ऊपर अगर हम पे बैक से डिसीजन करते हैं तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर टारगेट पे बैक पीरियड ज्यादा है, हमारा पे बैक पीरियड इसका कम, तो एक्सेप्ट। टारगेट अगर ज्यादा है और हमारा पे बैक पीरियड कम है तो एक्सेप्ट, क्योंकि जितनी जल्दी पे बैक पीरियड का एडवाइस कर रहा है, जितनी जल्दी प्रोजेक्ट से रिकवरी हो जाए उतना बेहतर, उतना क्या है बेहतर। समझ आ गया ये बात। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखिए। अच्छा यहाँ पे आपको एक टॉपिक बीच में नजर आ रहा है, पे बैक पीरियड ऑफ कंसिस्टेंट कैश फ्लो। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके पहले हम कंसिस्टेंट कैश फ्लो को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको ये भी बता। हम जरा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर करते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए एक एक करके इसको रीड करवा लेता हूं मैं, ताकि कुछ मुझे सुकून मिल जाए, है ना। आगे रमजान आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। तो जरा पहला एडवांटेज रीड करना, क्या लिखा हुआ। मैंने आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में यह बात बता दी है कि कैलकुलेशन का ताल्लुक अकाउंटेंट से है एंड अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक डिसीजन मेकर से है, सीनियर मैनेजमेंट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। सो द पे बैक पीरियड इज वंस अगेन इज बोथ सिंपल टू कैलकुलेट, आसान है, सीख लिया ना हमने, मुश्किल तो नहीं ना। नाम क्या है तेरा? अब्दुल्ला के आने से पहले पहले सीख लिया। इतना सिंपल था कि अब्दुल्ला को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी समझाने के लिए, पहले ही सीख लिया हमने। एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब मैनेजमेंट के सामने जब ये रिपोर्ट जाएगी, डायरेक्टर के सामने जब ये रिपोर्ट जाएगी और उस पर लिखा होगा कि जी इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 2.33 इयर्स है, वो कहता है इसका क्या मतलब है। फॉरेन अकाउंटेंट कहेगा कि भाई इसका मतलब ये है कि जो आप पैसे लगाएंगे वो 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स में हमारे रिकवर हो जाएंगे। क्या ये बात उनको फौरन समझ नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेल। So it is both easy to calculate and easy to understand. ठीक है? What is the second advantage? Second क्या है? Particularly useful approach for ranking projects where a company faces liquidity constraints and requires a fast repayment of investment. अच्छा जी, liquidity constraint किसको कहते हैं? यहाँ पे कैश शॉर्टेजेस। तो अगर कंपनी फेस कर रही है कैश शॉर्टेज, उसके पास ज्यादा कैश अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन पे कंपनी की प्रायोरिटी क्या होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए जिनसे पैसे जल्दी वापस, दे कांट वेट, क्विक कैश फ्लो, क्विक रिटर्न उनको मिल जाए, क्विक रिटर्न उनको मिल जाए। अब ये क्या कर रहा है? ये जब हमें हमारे खास तौर पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं,
एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में भी, और स्पेशली जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो ये उन प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस दे रहा है जिनसे रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और यही हमारी इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई थी कि हमें वही प्रोजेक्ट करने जिनसे पैसे जल्दी वापस आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा एक यूजफुल मेथड, इट इज ए वेरी यूजफुल मेथड। दिस इज द सेकंड एडवांटेज। समझ आ गया ये बात? थर्ड जरा रीड करना क्या है, सॉरी थर्ड में अच्छा नहीं लिखा हो, हाँ ठीक है। It is appropriate in situations where risky investments are made in uncertain markets that are subject to past design and project. आगे चेंज भी होगा, क्या होगा? Changes or where future cash flows are particularly difficult to predict. पॉइंट ये है फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में चेंजेस बहुत ज्यादा। अब एक तो हमने कहा जहां पे कैश फ्लोज चैलेंजेस है ना, वहां पे कंपनी की प्रायोरिटी क्या होती है कि पैसे जल्दी वापस आ जाएं। सिमिलरली जहां पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हो ना, वहां पे भी कंपनी की प्रायोरिटी क्या होती है कि पैसे जल्दी वापस आ जाए, ऐसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि पता कोई नहीं है कि क्या हो। यही तो वजह है कि आपके बिजनेस फ्लोरिश होने के लिए या न्यू इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज का स्टेबल होना एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं है, अगर उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो जो बिजनेसमैन होगा या जो इन्वेस्टर होगा वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता, वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको नहीं पता कि बाद में क्या होगा। वो कहते हैं मैं एक पॉलिसी पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके बैठ जाऊं, वो 2 सालों बाद अगर साथ ही चेंज होगी और मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर ना हुई तो उल्टा मुझे नुकसान, उल्टा मुझे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो क्या हुआ? अब ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे ही प्रोजेक्ट करना चाहोगे जिसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, तो पे बैक पीरियड तो प्रेफर उन प्रोजेक्ट्स को करें जिसकी फास्ट रिकवरी है। इसलिए वहां पर भी ये मेथड जो है वो ज्यादा सुटेबल। दिस इज द एडवांटेज। व्हाट इज द फोर्थ एडवांटेज? चौथा क्या है? अच्छा, वैसे इतनी ही लफज से इससे का मतलब ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रोबेबली ये कोई अच्छा मेथड नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन के लिए, अच्छा मेथड नहीं, डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए शायद ये अच्छा मेथड नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन फर्स्ट नहीं, वो जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग का स्टेप पड़ा था ना, वहां पे हो सकता है ये उसको लिए सूटेबल हो। ये वो जो हमने 10 में से वो जो 3 प्रोजेक्ट निकालने थे ना, वो 3 प्रोजेक्ट हो सकता है कि हम पे बैक पीरियड की बेसिस पे निकाल लें, उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। स्पेशली वंस अगेन जो ऊपर जो 2 सिचुएशन बता दी गई है बिजनेस उस एनवायरनमेंट के, बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है और यहाँ बिजनेस को अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि हम पहले जो 10 में से जो 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें वो पे बैक की बेसिस पर निकालें, वहां पर हम इस मेथड को यूज करें। हम चाह रहे हैं डिटेल इवैल्यूएशन रिटर्न वगैरह की तो बाद में देखेंगे, इसके ड्रॉबैक्स में देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ आएंगी कि ये देखना तो बड़ा जरूरी था, लेकिन हम कहते हैं ये बातें बाद में देखेंगे, पहले उन प्रोजेक्ट को बस सिलेक्ट करो, बाकी प्रोजेक्ट को सोचना ही नहीं, फायदा है या नहीं है उसके बारे में तो हमने सोचना ही नहीं है। सो इट इज अ वेरी गुड टेक्निक टू यूज इन कंजक्शन विद अदर मेथड। अपने आप में तो ये शायद इतनी अच्छी टेक्निक ना हो, लेकिन बाकी मेथड से मिलके आखिर बाकी मेथड्स में ये मजबूती ले है। ठीक है, इसलिए आपसे ये इसका एक फायदा जरूर। फिफ्थ क्या है? रीड करना। Unlike the other traditional methods, payback uses cash flows rather than counting profits, and so is less likely to produce an unduly optimistic figure distorted by appropriate accounting. आपने सवाल किया था ना कि यहाँ पे प्रॉफिट्स क्यों नहीं यूज करते कैश फ्लो के लिए। ये एक्चुअली एडवांटेज है कि यहाँ प्रॉफिट यूज नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट्स अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर डिपेंडेंट है, वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो असॉर्टेड हो जाता है, चेंज हो जाता है, डिस्ट्रप्ट हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
उसमें प्रॉफिट्स में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसमें इररेलेवेंट चीजें हैं, तो ये मेथड कंपेयर अगर हम करें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से तो बेहतर मेथड है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट यूज नहीं करते बल्कि कैश फ्लो यूज करते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड। इसमें कोई एडवांटेज समझ ना आया जी अब्दुल कदीर? अभी तक सारा समझ आ गया? देखो सवाल तो नहीं आया भाई यार। जी रीज आपको समझ आ गया? आगे बढ़े हम। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, और डिसएडवांटेज इसकी भी कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ा मेरे नजदीक ड्रॉबैक क्या है, मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या है? नंबर 1, वो पहले वाले जरा रीड करो क्या है। ओ भाई मुझे ये तो बताता नहीं है इस इन्वेस्टमेंट करने का फायदा भी है या नहीं, ये तो मेजर ही नहीं है। ये तो मुझे कहता है मेरे पैसे कब वापस आ जाएंगे, रिटर्न का तो मेजर ही नहीं है ये मुझे ये तो बताता ही नहीं प्रोजेक्ट करने से फायदा होगा या नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, कोई चक्कर ही नहीं। इसीलिए सिर्फ इसी के बेसिस पे फैसला करना तो पॉसिबल नहीं था, हमें इसको साथ मिलाने के लिए तो और मेजर्स भी देखने पड़ेंगे। तो ये एक सपोर्टिव मेथड तो हो सकता है, पर अपने आप में एज अ मेथड हो ही नहीं सकता, ये रिटर्न तो बताता ही नहीं हमें। सेकंड ड्रॉबैक क्या है? हाँ किसको बोलूं मैं? हाँ रीड कर रहे हैं अब्दुल्ला। It does not normally consider the impact of discounted cash flow, although discounted payback will be get. आगे सी लेटर। एक और प्रॉब्लम जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में भी था और यहाँ पर भी है, वो ये कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं हो रहा। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पे बैक के बाद हम लर्न करेंगे, ये क्या प्रिंसिपल है, क्या कॉन्सेप्ट। लेकिन इस मेथड में भी प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी शामिल नहीं कर। हाँ इसी का एक वर्जन है डिस्काउंटेड पे बैक, ये तो हम सिंपल पे बैक देख रहे हैं ना, इसी का एक वर्जन है डिस्काउंटेड पे बैक, उसमें जाके हम इस वीकनेस पे काबू कर लेंगे, हम इस वीकनेस को कवर कर लेंगे वहां पर जाके डिस्काउंटेड पे बैक पे जाके। वो ब्रैकेट में तभी लिख दिया, आगे देखते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक है डिस्काउंटेड पे बैक, वो बिल्कुल पे बैक की तरह ही है, बस उसमें फर्क क्या है कि उसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली वीकनेस को नहीं रखा, उस पर हमने कवर कर लिया। ठीक हो गया? थर्ड क्या है? It only consider cash flow up to the payback and cash flow beyond that point कहता है कि ये बस वहीं तक कैश फ्लोज को कंसीडर कर रहा है जब तक कि हमारी रिकवरी नहीं हो जाती, उस रिकवरी के बाद क्या हो रहा है प्रोजेक्ट उसको देख ही नहीं रहे, बॉदर ही नहीं कर। दैट मींस होल लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को एसेस ही नहीं कर रहा। अभी अगर आप इसी एग्जांपल में देखो, ये हमने सॉल्व किया था ना, तो इसी एग्जांपल में ईयर 4 में 25 की कैश फ्लो थी, ईयर 5 में भी 25 की कैश फ्लो थी, फर्क पड़ रहा है हमें? नहीं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं वो कंसीडर हो रहा है क्योंकि हम 30 को तो ले रहे हैं ना। अगर ईयर 3 में 40 होती कैश फ्लो तो थोड़ा फर्क आ जाता, क्योंकि 10/40 होता तो 0.25 आंसर बन जाता 2.25। तो थर्ड ईयर जिस पीरियड तक कैश फ्लो जा रही उस ईयर की तो कैश फ्लो की वजह से फर्क पड़ रहा है, लेकिन ईयर 4 में 25 है, इसको 30 कर दो या 20 कर दो या 50 कर दो, कुछ भी आप कैश फ्लो ले लो, आपके पे बैक पीरियड के आंसर पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा।
क्यों? क्योंकि वो ईयर 4 के अंदर कैश फ्लो क्या हो रही है या ईयर 5 में कैश फ्लो क्या हो रही है, ये तो कैलकुलेशन में कहीं आ ही नहीं रहे। हमने तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को कैलकुलेट करना ही खत्म कर दिया जब हमारा आंसर पॉजिटिव बन गया। अब आगे क्या हो रहा है, हमने इसको कंसीडर नहीं किया। लाइफ यहाँ पे 5 साल है, अगले 7 साल और होती तो भी कोई फर्क नहीं था पड़ना। तो ये भी इसमें ड्रॉबैक है कि ये होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, आखिरी क्या है, आखिरी ड्रॉबैक किसको कहूँ? हाँ पढ़ पढ़ो। Of what is an acceptable payback period? Any target payback period is acceptable. जो टारगेट सेट किया है ना कंपनी ने, जो टारगेट सेट किया है कंपनी ने, वो बड़ा ही सब्जेक्टिव है। देखो इससे पहले हमने टारगेट लिया था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिससे हम कंपेयर करके डिसीजन करते हैं। तो अगर हमारा टारगेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो कोई क्वेश्चन कर सकता है नहीं, टारगेट आपने 20% का ही क्यों सेट किया, 25% क्यों नहीं, या 18% पे क्यों नहीं टारगेट सेट होता? क्वेश्चन हो सकता है ना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, तो उसका जवाब मिल जाएगा, उसका कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई हम जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हैं उसमें ऑन एवरेज बाकी कंपनीज भी इतना ही रिटर्न कमाती हैं, बाकी कंपनीज भी मिसाल के तौर पे 20% ही रिटर्न कमाती, तो हमें भी 20% ही रिटर्न तो कम से कम कमाना चाहिए, बाकी 20% कमाते। तो कोई ना कोई आंसर है, या हमारी कंपनी ओवरऑल 20% का तो रिटर्न कमाती है, भाई अगर इस प्रोजेक्ट से 20% से ज्यादा रिटर्न होगा तो बेनिफिट है, वरना तो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी फॉल कर जाएगी, हमें नहीं करना वो। तो कोई ना कोई आपने जो टारगेट सेट किए उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव बात है, ऑब्जेक्टिव मेजर है। लेकिन जब यही बात हमने पे बैक के लिए टारगेट सेट किया, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। क्वेश्चन अगर किया जाता है फॉर एग्जांपल टारगेट पे बैक इज 3 इयर्स, तो कोई क्वेश्चन करता है ये 3 साल का टारगेट क्यों सेट किया, 5 का क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब है? कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं। सारे आर्गुमेंट्स होंगे लेकिन सारे आर्गुमेंट्स क्या होंगे? सब्जेक्टिव। इतना ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी 5 साल क्यों नहीं? मेरा तजर्बा ये कहता है कि 3 साल नहीं बहुत होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सारी क्या है, सारी बात किसके ऊपर आ गई? टारगेट सेटिंग की जजमेंट के ऊपर, सब्जेक्टिविटी के ऊपर। कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि आपको कैलकुलेटेड फिगर से जस्टिफाई करो, यार देखो यार इसके बराबर मैं इसलिए ले। समझ आ गया बात की नहीं? तो ये भी इस प्रॉब्लम है कि आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है पे बैक का, जिससे कंपेयर करके आप फैसला कर रहे हो, ये बड़ा सब्जेक्टिव मेजर है जो कि खुद डिसीजन को सब्जेक्टिव बना दे। भाई अगर आप एक सब्जेक्टिव टारगेट की बेसिस के ऊपर आप ये मेजर करो कि परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, या प्रोजेक्ट करना है या नहीं, तो डिसीजन भी तो खुद एक सब्जेक्टिव बेसिस पे बन गया है ना। ये भी क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक पेबैक पीरियड में। तो आप देख रहे हो कि यहां पे भी डिसएडवांटेजेस काफी मेजर हैं। देयर आर मेजर इश्यूज विद द पेबैक पीरियड एज वेल। यहां तक कोई सवाल? आगे बढ़े। तो यहां हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड सिंपल पेबैक को देख लिया, और अब हम आगे मेथड पढ़ेंगे जिसको मैंने तो एडवांस मेथड के अंदर रखा हुआ है, लेकिन असल उसमें प्रिंसिपल क्या है कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल। तो अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल के ऊपर जाने लगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने अगर अब्दुल कदीर आपको $1000 पे करने,
सपोज कर लो, है ना, केस की है फेस टू फेस और ऑनलाइन के तमाम सुन को गवाह खड़ा किया कि देखो सर ने खुद कहा था कि $1000 टिकट, मानना था ये बात। तो क्लियर कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। जो मैंने कहा था, मिसाल दे रहा था, $1000 आपको पे करने। हाँ तो क्या करें कदीर, फिर मैंने कहा तो करनी है, मिसाल लेनी है तो क्यों रुपए की मिसाल, डॉलर में बात करते हैं। आजकल तो महंगाई बहुत हुई जा रहा है, रोजाना बढ़ी जा रहा है, की बढ़ूंगा। ओ भाई नहीं, स्टर्लिंग वैसे कम हुआ, ये मुझे बात समझ नहीं आई, ये मैंने 2 दिन पहले ही देखा है। तो स्टर्लिंग का कम तो नहीं हुआ, स्टर्लिंग स्टेबल है। कॉन्टिन्यूसली पिछले 15 से 20 दिन हो गए डॉलर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टर्लिंग में चेंज नहीं आया। नहीं, डॉलर सेव ना भी करें, अगर डॉलर अगर आपको रिटर्न करना है लोन और वो डॉलर में, तो आप डॉलर, गवर्नमेंट को डॉलर खरीदना पड़ेगा ना पेमेंट। तो डॉलर को जब पे करना होता है तो फिर क्या होता है, डॉलर की बढ़ जाती है। सारे डिमांड सप्लाई, सिंपल डिमांड सप्लाई। लेकिन हमारे यहाँ तो बाकी करेंसीज में भी तो फर्क पड़ना चाहिए। किसका? नहीं महंगा हुआ रेगुलर इस वक्त, पाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। हमने जो चाइना से लोन लिया वो येन में नहीं लिया हुआ, डॉलर में लिया हुआ। जो आपका इंटरनेशनल रेट चल रहा है वो अलग है, तो जिसमें ट्रेडिंग हो रही है वो अलग है। इसकी क्या वजह है? जो ट्रांसफर रेट होता है ना, वो मार्केट, जो इंटरनेशनल रेट होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जो प्योर मार्केट रेट होता है वो उस वक्त की करंट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन पे होता है। तो उसमें आप समझ लो जो करंट मार्केट रेट होता है ना, वो उसमें आपके जो दरम्यान में इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं वो थोड़ा मैटर करता है। क्या चीज? पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है मतलब? नहीं मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि देखे ना, एक रेट चल रहा है आपका, अगर पाकिस्तान तरीका है ना, तो काफी साल पहले जब शाह नवानी साहब थे तो 12 रुपए में डॉलर था इंटरनेट और 9 रुपए की ट्रेडिंग होती थी। और आज डॉलर का अगर रेट देखें ना तो जन का तो 29 जो कल की आवाज थी वो 30 समथिंग थी, और इंटरनेट का रेट अलग था, इंटरनेट महंगा था, जो इंडिविजुअल दे रहा था अलग दे रहा था। इसका मतलब है मुल्क पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये जरूरी नहीं है। नहीं मतलब देखे ना, देखो हमारे यहाँ ये ज्यादा किस वक्त शुरू होगा, जब आपकी किसको कहते हैं, ऑफ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ऑफ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से, कि आपके पास मुल्क में ऑफ डॉक्यूमेंटेड पेमेंट या रिसीट्स हो। अब मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, यूएस डॉलर से दे रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का प्रेशर क्यों ज्यादा बढ़ गया, हालांकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो कंट्रोल में आ रहा है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा, पिछली अगर आप गवर्नमेंट की बेसिंग या पिछले आप पास गवर्नमेंट का, खैर क्या नाम कैसी हो जाएगा, पास्ट ईयर्स में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज्यादा था एज कंपेयर टू जो नाउ पिछले साल 2.5 साल में हो गया। ऑल्दो ये बड़ी एक आर्गुमेंट है कि बिकॉज इट इज अ टू वे सॉर्ट, कि करंट अकाउंट का डेफिसिट होना कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये इसमें काफी चीजें इकोनॉमिक्स है ना, टू वे सॉर्ट। ठीक है, हम अपने मतलब का बस बता के तो कहानी चला देते हैं। लेकिन क्या रीजन थी? नहीं, एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि स्पेशली जब यूएस अफगानिस्तान के ऊपर आके इन्वेजन की उसने, तो वहां पे यूएस ने वहां पे क्या किया, डॉलर फ्लोट किए। डॉलर कैसे फ्लोट किए? वो आते थे, वो आके पाकिस्तान को नहीं डायरेक्ट किए, शुरू में वो मुशर्रफ वगैरह के दौर के अंदर तो पाकिस्तान में भी डॉलर, पाकिस्तान में भी डायरेक्ट है, लेकिन वो एड्स वगैरह जो है पिछले 6-7 सालों में तो एड्स तो नहीं इस तरह की मिल रही पाकिस्तान को।
लेकिन डॉलर जो है, या वो एड्स देते भी थे तो कहते थे हम आपको सपोर्टिव फीचर देंगे, पैसे नहीं देंगे, हमारे मामला ही कुछ है, लेकिन नहीं पैसे नहीं तानू देन कारण दसो काम की चाहिए, स्कूल बनवाना असि बनवा के पैसे नहीं तानू देने स्कूल से, क्योंकि तुसी कागजां च बना देते हो अंदर वजह बनी होनी है। अच्छा हुआ क्या कि अब जब यूएस अफगानिस्तान के अंदर था, वहां पे लोगों की इनकम किस चीज के ऊपर थी? अफगानिस्तान की मेजर इनकम दो चीजों के ऊपर थी। एक, अमेरिकी लोग थे, वो आके डॉलर खरीदते थे, वही डॉलर आके सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, गवर्नमेंट में नौकरियां कर रहे हैं, उनको डॉलर ही मिलते थे। ठीक है। सेकंड, कि अभी एक आवाज आई थी, हाँ, वो बेचे थे, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचता, पाकिस्तान उसका एंटायर बेनिफिशियरी था, लेकिन सारा का सारा था ऑफलाइन, अनडॉक्यूमेंटेड, क्योंकि वो तमाम अफगानिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज वो एक्वायर करते थे वो पाकिस्तान से करते थे। उनको अगर कोई चीज खरीदनी है, रोजमर्रा की भी इवन जरूरत की चीजें खरीदनी है, वो पाकिस्तान के अंदर जाती थी, सारी वो स्मगलिंग थी। सेकंड, हमारी इवन इंपोर्ट बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारी चाइना की जो चीजें हैं, इवन इंडिया की भी जो बहुत सारी चीजें वो है अफगानिस्तान। ठीक है। तो उनके पास डॉलर होते थे, वो डॉलर स्पेंडिंग करते थे पाकिस्तान में डॉलर आते थे, लेकिन वो किसी बैंकिंग चैनल के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, लेकिन बहरहाल पेमेंट्स करने के लिए डॉलर खरीदने का डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में प्रेशर नहीं था, क्योंकि ऑफ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर डॉलर एग्जिस्ट करता। जब ये यूएस छोड़ के चला गया तो दो काम हुए, एक तो वहां के जो लोगों को डॉलर मिलते थे वो डॉलर आना बंद हो गए हैं, वो खुद ही भाग गए। सेकंड, कैश पे क्या हुआ, जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने आके जो दूसरा सोर्स ऑफ बिजनेस है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया, कहीं ये तो नहीं होगा। अब क्या हुआ, सख्ती होगी, पॉइंट है, डॉलर ही नहीं है उनके पास। अब उल्टा काम शुरू हो गया, अब उनको इंटरनेशनल एक्वायर करने के लिए रिसोर्सेज को अगर कोई एक्वायर करना है, उनको डॉलर की जरूरत है। पहले उनके पास डॉलर हुआ करते थे, वो स्पेंड करते थे, अब उनकी बाइंग पोजीशन बन गई, वो पाकिस्तान से बाय करके जाए। तो एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जहां से हमें डॉलर की रिसीट हुआ करती है, डॉलर का आउटफ्लो होना शुरू हो, बिल्कुल लटकाने को, जिसकी वजह से अब ये डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा, हो जाएगा। एक्सचेंज रेट जो है ना, अभी हम एक्सचेंज रेट, ये मैंने आपकी आंसर को भी इसलिए देना प्रेफर किया क्योंकि हमारे एफएमए ये एक्सचेंज रेट्स पढ़ने हैं, ना पढ़ने होते तो मैं कहना इररेलेवेंट। अब जहां जाके हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज रेट का बढ़ना या कम होना इज नॉट ए मैटर। एक्सचेंज रेट क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली, मैं वो इन इकोनॉमिक फैक्टर की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं जो मीडिया पे आते हैं, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं इकोनॉमिक फैक्टर ना तो दो तारीख। अब आप उसको किस रूप से दिखा देते हो, वो हुकूमत की मर्जी है या मीडिया के लोगों की। डॉलर महंगा हो गया, दिस इज नॉट द मैयर। मैयर क्या है, आपको मैंने बताया ये दोनों एस्पेक्ट है, लेकिन स्टेबिलिटी क्यों बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑन एवरेज अगर हम अपने लाइफ स्पैन के हालात देखें तो बड़े टफ कंडीशंस चल, उसकी वन ऑफ द रीजन क्या है, डॉलर महंगा होता है, स्टेबल नहीं है। डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली फॉल करने से तब हालात बेहतर हो जाएंगे, वो भी ठीक नहीं हो। सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं होती है, आपकी एक्सपोर्ट स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट स्ट्रगल करेंगी तो वंस अगेन प्रॉब्लम ये आएगी कि वो बिजनेसेस नहीं रन हो पाएंगे, वो बिजनेस रन नहीं होंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, फिर वही प्रॉब्लम। स्टेबल होना ज्यादा जरूरी, ठीक है। इसलिए जनरली अगर हम देखें तो जो इसहाक डार ने जैसे भी किया, मैं एक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि इसहाक डार के जब टेन्योर रहा उसने किसी भी तरीके से डॉलर को स्टेबल रखा। उससे अगर हम उसका लॉन्ग टर्म फायदा था नुकसान था, मैं इसकी डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस पीरियड के अंदर आप ये देखो
कि बिजनेसेस इन जनरल फ्लोरिश की, क्योंकि सर्टेनिटी थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा फर्क हमें नहीं। ठीक है, अब वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल था या नहीं था वो एक अलग बात, लेकिन बस आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सचेंज रेट का बढ़ना या कम होना दोनों ही अच्छे नहीं होते, उसका स्टेबल रहना अच्छा है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर के एक्सचेंज रेट कितने ऊपर चला गया, 181 कुछ के ऊपर है, तो अगर 181 पे डॉलर सस्टेन करा और वो यहाँ पे फिक्स हो जाए, अगले 3 साल 181 पे सस्टेन कर जाए, तो बिजनेस क्या हमारे ओवरऑल हालात में ना वो हमें इन्फ्लेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, हमें इस वजह से डॉलर का एक्सपेंसिव होना ज्यादा नुकसानदेह पड़ता है, बिकॉज वी आर एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट पे बेस्ड करती है। ना सिर्फ वैल्यू कम है, सबसे जो मेजर इंपोर्ट आइटम है वो है हमारा ऑयल। ठीक है, जितनी भी दुनिया भर में जितनी कंट्रीज हैं जो जो जिनके पास अपना ऑयल नहीं है, वो उनको ये प्रॉब्लम रहता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा डॉलर के बढ़ने की वजह है ना, वो ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल नहीं आ रही, इससे ऑटोमेटिकली डॉलर वो बढ़ता जा रहा है। अब हर इंडस्ट्री का जो इनपुट मटेरियल है वो ऑयल है। हम तो बिजली भी तेल से बना रहे हैं, फिर बाकी 100 रॉ मटेरियल में ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पे ऑयल यूज होता है। इससे जब हर चीज के ऊपर जो है, जब वो पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन डायरेक्टली एक आम आदमी पे असर करती है। इसलिए जब खीरे महंगे हो जाएं तो उसकी वजह, अगर वो कहे जी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, तो ऐसा है मतलब नहीं खीरे पेट्रोल से चल रहे, भाई उसका ताल्लुक है, इनडायरेक्टली ताल्लुक बन जाए इस वजह। तो जनवरी में जो इन्फ्लेशन थी वो ज्यादा थी और मार्च नहीं, उसकी खैर वजह पॉलिटिकल। पाकिस्तान में आप कह रहे हो ना प्राइसेस जो रुकी हुई है वो आर्टिफिशियली रुकी हुई है, इनफैक्ट ये पॉलिसी अनसस्टेनेबल है, लेकिन ये प्योर पॉलिटिकल इशू है। अच्छा हाँ, बिल्कुल, आप अगर इन्फ्लेशन की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यस, उस पर्सपेक्टिव से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी फ्यूल की प्राइसेस ही इंक्रीज नहीं हुई। इससे क्या मतलब होगा कि आपका जो सोर्स एनर्जी है इंडस्ट्रीज की वो इंक्रीज ही नहीं हुई। देखो, इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, एक होती है कॉस्ट पुश और एक होती है डिमांड पुश। ठीक है, कॉस्ट पुश का मतलब कि आपकी कॉस्ट ही बढ़ गई, अब आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, दिस इज कॉस्ट पुश। डिमांड पुल होती है कि कॉस्ट शायद इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो विदाउट एडवर्सली इफेक्टिंग दी सेल्स वॉल्यूम। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो उसका ताल्लुक ज्यादा कॉस्ट पुश से। अब अगर आपके पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान के अंदर सस्टेन रही है पिछले एक आधे महीने में, तो क्या हुआ, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है बिजनेस की वो नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से उनको प्राइस काम क्या स्टेबल रही है, काम करने से तो डिफ्लेशन हो जाती है। ठीक है, वो बढ़ा सकते ही नहीं है, डिमांड फौरन फॉल कर जाएगी, वो तो अभी बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर रहे हैं उस डिमांड। ठीक है, तो यस अभी है अब मंथ के, लेकिन पॉइंट है क्या हम इसको सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो अचानक धमाका हो जाएगा। देखो, एक नेचुरल सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी का, हम सांस लेते हैं, वी इनहेल एंड देन वी एक्सहेल। ठीक है, अब अगर मैं इनहेल तो कर रहा हूं लेकिन एक्सहेल करना बंद कर दूं तो क्या होगा? सांस रोक लूं यानी टेम्परेरी, तो क्या होगा? चंद लम्हे, कोई 60 सेकेंड्स, कोई 100 सेकेंड्स तो सस्टेन करेंगे, उसके बाद ये सस्टेनेबल नहीं है। उसके बाद जब एक्सहेल करूंगा तो क्या होगा? वो अचानक ढेर सारा एक्सहेल हो जाएगा। एक काम ये होगा, दूसरा काम क्या होगा है जो जो ऊपर लिखी है,
फिर लोग बिरयानी खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स जो है ना, ये इतनी सिंपल है नहीं कि आम आम आवाम या मीडिया मीडिया से, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन इसको समझने, डिसीव करने के लिए लोगों को ज्यादा यूज किया, कि ऐसी ऐसी बातें बता के डिसीव करते। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर चलते हैं। बात शुरू हुई थी $1000 पे करने हैं। वो अब्दुल कदीर कह रहा है कि यार वो मेरा तो $1000 विच ही रह गया, डॉलर की डिस्कशन। लेकिन उसके बाद अब्दुल कदीर को मैं चॉइस देता हूं कि वो या तो आज ले ले $1000, या $1000 ले ले आफ्टर 2 years, 2 सालों बाद। तो अब्दुल कदीर को कब पैसे लेना वो पसंद करेगा, आज या 2 साल बाद? कहीं पर भी ना इन्फ्लेशन $1000 की वो बढ़ तो नहीं हुई आज, नाउ। इसका मतलब है आज के $1000 और 1 साल 2 साल बाद के $1000, ये दोनों बराबर नहीं है। प्रेफरेंस क्या होगी? आज। ठीक है, ये बराबर नहीं है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, के आज की जो मनी है उसकी बर्थ फ्यूचर की बराबर नहीं होगी। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि जो आज वैल्यू ऑफ मनी है वो टाइम के साथ साथ वो बढ़ती जाए, तो आज $100 नहीं, हमेशा क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल ये कहता है कि आज जो $1000 की वर्थ है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल ये कहता है कि वो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी। इसको समझने के लिए, ऑल्दो ये अब आपके नॉलेज का एरिया नहीं, नॉलेज का मतलब एफएम का पार्ट नहीं है, इस बात को समझना एग्जामिनेबिलिटी नहीं है, लेकिन बात को मैं समझता हूं कि एज ए स्टूडेंट आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाइंड प्रिंसिपल में कौन कौन से फैक्टर, क्योंकि हम जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर को कंसीडर करते हैं, हम इसमें एक ही फैक्टर देखते हैं, वो क्या होता है? इन्फ्लेशन। क्या सोचते हैं भाई, इन्फ्लेशन हो जाती है, आज $1000 है, तो आज जो चीजें हम $1000 की खरीद सकते हैं, 2 साल बाद $1000 में वो मिलेंगी नहीं हमें उसके लिए फॉर एग्जाम्पल $1200 चाहिए, है ना। आज फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास $1000 है, और उस $1000 से जो हम चीजें बाय कर सकते हैं, वो 2 साल बाद वही चीजें हमें $1200 की मिलेंगी। इसका मतलब है आज $1000 ले, या 2 साल बाद $1200 मिल जाए, ये एक बराबर है जाके, क्योंकि जो चीज मुझे, जो रिसोर्सेज मुझे एक्वायर करने हैं, वो जो रिसोर्सेज मुझे एक्वायर करने हैं, वो दोनों तब जाके बराबर होंगे। मनी का क्या काम है? रिसोर्सेज को एक्वायर करना, इसलिए। लेकिन ये तो बात है सिर्फ वर्सेस इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, हम महंगाई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि ये फौरन बात आपकी उलट हो जाएगी अगर हम कहेंगे लो अगर प्राइसेस फॉल करते तो, है ना। तो वजह पॉइंट ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाइंड सिर्फ इन्फ्लेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर 2 अदर फैक्टर्स, 2 और फैक्टर भी हैं, 2 और फैक्टर भी हैं। वो फैक्टर क्या क्या हैं? एक है कंपनसेशन ऑफ रिस्क। क्या है? क्या मतलब है कंपनसेशन ऑफ रिस्क का? देखो, अब्दुल कदीर को मैंने कहा आज $1000 चाहिए या 2 सालों बाद, तो अब्दुल कदीर को ये पता है आज तो $1000 सामने है, 2 साल बाद किसने देखा है? क्यों जी? कोई चीज आप बेच रहे हो
एक आप बेच रहे हो नकद ऑन कैश, एक आप बेचो उधार ऑन क्रेडिट। रिस्क किसमें, क्या रिस्क है, बैड डेट होने का। आप एक रिस्क ले रहे हो ना, रिस्क, एक रिस्क ले रहे हो ना। तो जो डिलेड रिटर्न है, जो फ्यूचर में मिलने हैं, उसमें एक रिस्क एग्जिस्ट करता है, जो आज वो रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता था। तो चूंकि आप रिस्क ले रहे हो, तो आप कहते हो मुझे उस रिस्क के अगेंस्ट कुछ कॉम्पनसेशन दो। क्या दो, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन दो। आज अगर आपने अगर 2 सालों बाद की बात करनी है, तो मुझे कॉम्पनसेशन में $200 एक्स्ट्रा दो, फिर ये बात बराबर होगी, नहीं तो आज $1000। तो फ्यूचर में अमाउंट बढ़ने की वजह सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि कॉम्पनसेशन अगेंस्ट रिस्क भी है, कि हमारा जो 2 साल का टाइम पीरियड डिले हो रहा है, उसमें हम रिस्क ले रहे हैं। मैं कहता हूं यार तुम्हें क्या, ये तो एक तरह का रिस्क हमने देख लिया है, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, कि 2 साल बाद पता नहीं मिलने कि नहीं मिलने। लेकिन सिर्फ क्रेडिट रिस्क नहीं है। अब्दुल कदीर कहते हैं यार तुझे अपने टीचर पे एतबार नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, मैं तुझे कह दे रहा हूं 2 सालों बाद दे दूंगा, तुझे अपने टीचर पे एतबार नहीं है। फिर इसका मतलब रिस्क को क्या कह रहा हूं मैं, जीरो करो। क्रेडिट रिस्क को मैं कह रहा हूं जीरो करो। लेकिन फिर भी अब्दुल कदीर ये कहेगा सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो इन 2 सालों के दरमियान मुझे अगर इमरजेंसी पड़ गई, तो मेरे पास अगर $1000 आपने आज ना दिए हुए पैसे नहीं होंगे, मुझे कोई अस्पताल जाना पड़ सकता है, क्यों जी, मुझे ही जाना पड़ सकता है। 100 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मेरे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश होना चाहिए। अब अगर वो पैसे आपने 2 साल बाद देने, तो मुझे तो कैश में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मैं ये रिस्क तो ले रहा हूं ना, कम से कम इतना तो माने। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि रिस्क सिर्फ क्रेडिट रिस्क नहीं है, लैक ऑफ कैश होना इटसेल्फ एक रिस्क है, कि जब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब इश्यूज आएंगे, तो फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होंगी। सिर्फ ये रिस्क नहीं कि मैं लेके भाग जाऊंगा, रिस्क ये भी है कि जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो पैसे नहीं होंगे। मैं तो 2 साल अपने प्रॉमिस पे स्टैंड कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर 1 साल बाद पैसों की जरूरत पड़गी, तो कहां से लाओ, प्रॉब्लम में आ जाओ। ठीक है, तो एक तो है कॉम्पनसेशन ऑफ रिस्क, ये भी एक फैक्टर। एक और फैक्टर भी है, वो है कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या फैक्टर है जी, हाँ, आज अगर अब्दुल कदीर के पास $1000 में आज दे दूं, तो वो उसको क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर सकता है, वो रिटर्न जनरेट कर सकता है। यानी प्राइसेस, अगर कहने का मकसद ये है कि प्राइसेस अगर इन्फ्लेट नहीं भी हो रही, तो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो फॉल कर रहा है, मनी की वर्थ फॉल कर रही है, कि आज पैसे मिल जाए, इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करके ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, ज्यादा अमाउंट बन जाएगी। इसलिए सिर्फ इन्फ्लेशन के पॉइंट से सोचेंगे, तो पॉइंट ये माइंड में सवाल आता है कि क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मनी की वैल्यू कभी इंक्रीज भी कर जाती है, क्योंकि आप सोच रहे हो कभी कभी तो कमोडिटी की प्राइसेस फॉल कर जाती है। यस, कमोडिटी की प्राइसेस फॉल कर गई है, लेकिन इंसान का लालच तो खत्म नहीं हुआ। वो कहता है आज पैसे होते ना, मैंने और रिटर्न कमा लेना था। ऑल्दो उसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई तुम्हें 2 साल बाद दे रहा हूँ $1000, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें $8000 दे दूंगा, तुम इन्वेस्ट करके अपना नुकसान कर दोगे, ये तुम्हारा $1000 सेव है मेरे पास, सेफ्टी है। 2 साल बाद, चलो 2 साल तो बच गए हैं, ठीक है, हाँ तो यही ना, तो भाई इसलिए नहीं अब्दुल कदीर को $1000 दे रहा, वरना दे देने थे आज मैंने। समझ आ गया बात। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाइंड कितने प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल एक्चुअली काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ कॉम्पनसेशन ऑफ रिस्क एंड
की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अब ये आपको शायद एफएम के पेपर के पर्सपेक्टिव के लिए तो एक बात इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई बिलीव कि एज ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट आपको ये बात जरा ज्यादा बेहतर पता होनी चाहिए। इतनी बात तो यार एक नॉन अकाउंटेंट भी समझता है, एक नॉन फाइनेंस वाला बंदा भी समझता है, तो फिर आप में उसमें क्या फर्क होगा? ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? और आपके इसका क्या जवाब होगा? भाई प्राइसेस अगर फॉल कर गई तो हो, ठीक है, तो आपको फिर जवाब नहीं यार ये क्या होता है, चक्कर क्या है? ठीक है, आगे बढ़े हम। इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है ना, एफपी लिख रहा हूं फ्यूचर वैल्यू, ये बराबर होती है जो हमारी आज की वैल्यू पीवी लिख रहा हूं फॉर प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन के, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन के। ये हमने कंपाउंड रिटर्न की बेसिस पे देखा होता है। रिटर्न दो तरह के होते हैं, फ्यूचर में जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं वो दो तरह के, कौन कौन से? सिंपल एंड कंपाउंड। अब प्रीवियस एजुकेशन में आपने सिंपल एंड कंपाउंड दोनों ही पढ़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात उसी कंपाउंड की बस कर रहा हूं जिसकी हमें जरूरत है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। इसमें प्रेजेंट वैल्यू तो आज की वैल्यू है, आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना हम रिटर्न एक्सपेक्टेड था, बल्कि इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना रिटर्न उस पर एक्सपेक्टेड था। एन क्या होगा? नंबर ऑफ पीरियड्स। इसमें रेट भी एक खास पीरियड का है, तो एन उसी के नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। दैट मींस रेट अगर पर मंथ है तो एन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मंथ। रेट अगर पर क्वार्टर है तो एन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ क्वार्टर्स। बट यूजुअली इस टॉपिक में रेट होगा पर ईयर और एन क्या होगा? नंबर ऑफ ईयर्स। आमतौर पर हमारा जो पीरियड है वो चली साल का है। अभी मैंने मेरा ख्याल है कैश फ्लो में ये बात बताई थी आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो मामला है ना वो थोड़ा उलट, वो क्या थोड़ा उलट? उलट क्या है? उलट ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं आज, और जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो मिल रहे होते हैं फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट हम आज कर रहे हैं, रिटर्न कब मिल रहे हैं? फ्यूचर में, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद। अब हम इन्वेस्टमेंट के पैसे हमने आज लगाए, रिटर्न हमें फ्यूचर के मिल रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं फ्यूचर की वैल्यू के साथ। ये तो बड़ा ही अनफेयर है, क्योंकि फ्यूचर की तो वैल्यू आज की वैल्यू के बराबर ही नहीं थी। आज अगर मैंने 100 की इन्वेस्टमेंट की और 1 साल बाद मुझे 50 मिला, जिसको मैं कब कंपेयर कर रहा हूं आज की इन्वेस्टमेंट के साथ, तो भाई फ्यूचर में जो 50 मिले उसकी तो वर्थ आज के बराबर थी ही नहीं, वो तो कम है वर्थ। आज उसकी वर्थ कम है उसकी, 1 साल बाद जो 50 है उसकी तो वर्थ कम है, वैल्यू कम है। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें बेटर एंड फेयर कंपैरिजन के लिए क्या करना चाहिए? फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में लाना चाहिए, फिर कोई इवैल्यूएट करें। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यूज इनटू प्रेजेंट वैल्यूज। हमें फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि फिर हम देखें हमारी इन्वेस्टमेंट भी आज की वैल्यू के मुताबिक, हमारे रिटर्न्स भी आज की वैल्यू के मुताबिक। अब ये फेयर कंपैरिजन है, अब इस पे इवैल्यूएट करो। अगर अपने इवैल्यूएशन मेथड में मैं इस बात को इंक्लूड कर लूंगा तो इसका मतलब है मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल इंक्लूड कर दिया। क्या मतलब है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल इंक्लूड कर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर। कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला तो फ्यूचर वैल्यू का है, इसी को अगर मैं एडजस्ट कर लूं और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना लूं तो कैसे बनेगा ये? हाँ, ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि
ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू बराबर है किसके, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। ये फॉर्मूला बन गया ना। या प्रिंसिपल ये है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी पावर का साइन चेंज हो जाए, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। तो उस प्रिंसिपल के तहत हम ये लिख सकते हैं कि दैट फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस। तो गोइंग फॉरवर्ड अब हम क्या करेंगे, चाहे एनपीवी ले रहे हैं, चाहे डिस्काउंटेड पेबैक है, चाहे आईआरआर है, यानी आगे जितनी भी एडवांस टेक्निक्स हैं उसमें हमें एक काम पहले क्या करना है, तमाम कैश फ्लोज की पहले क्या बनानी है, प्रेजेंट वैल्यू, फिर इवैल्यूएट करेंगे, फिर मेथड लगाएंगे। मिसाल के तौर पे डिस्काउंटेड पेबैक की है तो हमने पेबैक ही कैलकुलेट करना जो कि अभी हमने किया, लेकिन बस पेबैक कैलकुलेट करने से पहले में बस क्या काम करना है, वो जो कैश फ्लोज है ना उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट। तो हमने क्या कर दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी शामिल कर दिया इसमें। ये जो 1 प्लस आर की पावर माइनस एन वाला हिस्सा है ना, ये इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये नाम आप समझ लो सिर्फ इसलिए रख दिया गया है क्योंकि ये बाज दफा आपको पेपर में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका टेबल गिवन होता है, आप टेबल में से वैल्यू देख सकते। इसका टेबल गिवन होता है, कहां से देख सकते वैल्यू इसकी, टेबल में से। ये मैं आपको बता दूं, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो वैल्यू कहां से देखोगे, टेबल में से, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है तो फिर आप वैल्यू टेबल में से नहीं देखोगे, फिर ये फॉर्मूला यूज करें। क्यों मना है, नहीं मना नहीं है, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हो स्प्रेडशीट में एज कंपेयर टू कि आप देख के वैल्यू से, आप ज्यादा जल्दी करें। समझ आ क्या बात। तो पहले यहां तक कोई सवाल, तो पहले टेबल में से देख लें वैल्यूज कैसे देखते हैं, पहले टेबल में से वैल्यूज देख लें कैसे देखते हैं, और फिर मैं आपको स्प्रेडशीट पर भी आज तरह सिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए आपने एक्सेल को यूज कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हम जरा स्प्रेडशीट की तरफ बढ़े, क्योंकि इवेंचुअली खास तौर पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में वो तो हमें एक्सेल पे परफॉर्म करना है, स्प्रेडशीट पे परफॉर्म। ठीक है, इसके लिए ना मैं पहले तो सेम इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, मैं सेम इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, इलस्ट्रेशन 1, लेकिन अब ना इलस्ट्रेशन 1 में मैं छोटा सा चेंज करने जा रहा हूं। कोई चेंज क्या करने जा रहा हूं, ईयर 5 को ना मैं इग्नोर करने लगा हूं। ये मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो इलस्ट्रेशन यूज की है ना उसमें वैल्यूज बहुत बड़ी, उसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ गया हुआ, तो वो शायद ठीक नहीं है। आप उसको आंसर में लिखा भी हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन उसमें वैल्यूज क्योंकि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, इसलिए मैं उसमें से 1 साल का डेटा समझ लो माइनस कर निकाल। तो क्या क्या बन गया, अब मेरी कैश फ्लो क्या क्या है, तो ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट हुई, ईयर 1 में रिटर्न कितना है, 2 में, 3 में और 4 में 25। बस मैं यहीं तक लिखा। ये क्या है, मेरी कैश फ्लोज। अब कोई भी मेथड करना होगा तो मुझे क्या करना है, कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस आर की पावर एन या माइनस एन, उसमें आर किसके बराबर। तो सपोज कर लेता हूं आर मैं ले लेता हूं 10%, कितना
10%। तो मुझे अब इस फ्यूचर कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कैसे करना है? 1 + 10% की पावर माइनस जो भी रिस्पेक्टिव ईयर है, ऐसा ही है ना? इसका आपको पेपर में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका टेबल आपको प्रोवाइड किया। मैंने ये टेबल आपके नोट्स के बिल्कुल एंड पे आखिर में ये बना हुआ। देखो नजर आ रही है टेबल को? 2-3 टेबल हैं, उसमें एक टेबल की हेडिंग होगी प्रेजेंट वैल्यू टेबल। सबसे पहला टेबल बल्कि वही है, 3 टेबल दिए हुए, पहला टेबल वही है प्रेजेंट वैल्यू टेबल। ये वहां पे ये टेबल गिवन है। इस टेबल में से आप परसेंटेज और पीरियड को देख के आप फैक्टर्स लिख लोगे, 1 + r की पावर माइनस n के आंसर लिख लोगे। और ये स्टार्ट होने कब से? ईयर पीरियड 1 से। तो जरा 10% पे पीरियड 1 का देख के बताओ क्या है वो? 0.909। ईयर 2 की कितनी है? 0.826। फिर 0.0. क्यों ये वैल्यूज है ना? 0.683। ईयर 0 की, एक मिनट बता दूं फिर मैं आप देता हूं क्वेश्चन। ईयर 0 की आप देखोगे कभी भी उसे फैक्टर नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर का आंसर हमेशा 1 के बराबर। 1 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ईयर 0 में n क्या हो गया? 0 के बराबर। अब किसी भी वैल्यू की पावर अगर आप 0 कर लो तो आंसर क्या होता है? 1। इसलिए ईयर 0 उसको बताने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी रेट हो, ईयर 0 का फैक्टर किसके बराबर है? 1। अब अगर इस कैश फ्लो को मैं इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी दूसरे लफ्जों में कहूंगा मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड कर। कितनी आ गई है? पहली तो 100 ही आ गई। सेकंड कितनी आ गई? 45.45। सेकंड, थर्ड, और आखिरी कितना है? 17.08 कर लेते ना फिर हम। 75 जो है। तो ये हमने क्या किया? फ्यूचर कैश फ्लोज को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? प्रेजेंट वैल्यू। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? एक यहां पे एसी होता है चार्टर्ड अकाउंट, एसोसिएट होता है, ये चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट। एडीवी से सिर्फ एडवोकेट ही होता है, एडवांस भी होता है। हाँ, एसी होता है अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एफसीसी क्या होता है या एफसीए क्या होता है? फारग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले एसीए बनता है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, फिर जब वो अपने 5 साल डिफरेंट क्राइटेरिया 5 साल या 10 साल अपने पूरे कर लेता है, फिर वो फारग हो जाता है, फिर उसको स्टेटस बन जाता है फारग चार्टर्ड अकाउंटेंट का। चलो आपने कितने साल पढ़ाई? सिर्फ आपने एसीसी नहीं किया। मैंने तो 8-10 साल यार ताड़ा की लेना देना? मेरे 10 साल पढ़ना, ताड़ा एफएम पास हो जाए, ताड़ा एफएम पास होना है अगले 2 महीने पढ़ के। ते मेहरबानी करो उत्थे ध्यान दे दियो। हां जी, वो पढ़ाई करते हुए कि डिग्री आ जाती है। ये आप जैसे लोग हैं ताकि वो आप अच्छा जी, आगे बढ़े। अब इसी कैलकुलेशन को हम करेंगे स्प्रेडशीट एक्सेल में।
मेरा ख्याल है मैंने एक्सेल में कोई गूगल शीट तो नहीं बनाई। तो मैं अभी एक्सेल के लिए मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यूज करूंगा गूगल शीट, ताकि उस लिंक को आसानी से आपके साथ शेयर किया जा सके और क्लास की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो फिर आपको अवेलेबल हो है। हाँ, मैं सारी गूगल शीट पे करूंगा जो एग्जांपल्स हैं, क्लास पास पेपर के क्वेश्चंस में। यार इतना पढ़ के तेरा मतलब मैं नहीं करांगा। अच्छा, एक चीज तो मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मेरा ख्याल है ये मेरे साथ पहला ही इंटरेक्शन है। आ ही जाते हैं वरना। हाँ है बहुत अच्छे सर, सुबह 8 बजे आप ला सकते हैं। और मैं 9:15 होता था, 9:30 खत्म हो जाती। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने 15 मिनट। अटेंडेंस तो कमाल ही आप बोलते थे, बड़ी सुरीली आवाज हुआ कर। प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद ना हमने पढ़ा था, कोविड आ गया था, फिर बंद हो गया, फिर ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन में दिखाना 15 मिनट भी नहीं पढ़ा। बड़े अच्छी तरीके से जब ऑनलाइन होते थे। अच्छा, क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन है ज्यादा बच्चों का, तो मुझे थोड़ी कुछ बातें क्लियर कर देनी चाहिए। वो ये है कि बाद सवालों के ना मैं बड़े सार्केस्टिक से आंसर कर देता, मेरा वो मतलब होता नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई ये तो या पता होगी, या ये तो एक टीचर स्टूडेंट के दरमियान ये ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग की बात। मिसाल के तौर पे इसके लिए पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं। डू यू एक्सपेक्ट कि आपका कोई भी टीचर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कोई भी टीचर हो वो आपका सिलेबस टाइम पे कवर करवाएगा? डू यू एक्सपेक्ट दैट? अच्छा, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जितने भी टॉपिक होंगे वो समझाए जाएंगे, टीचर आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जब कोई क्वेश्चन आपको पॉइंट समझ नहीं आएगा और आप टीचर से पूछोगे तो टीचर उसको जवाब देने की कोशिश करे? ठीक है, डू यू एक्सपेक्ट दैट? रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, डू यू एक्सपेक्ट दैट कि अगर ऑफ दी क्लास, यानी क्लास खत्म होगी और आपका कोई क्वेश्चन और आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हो, तो मॉडर्न एनवायरनमेंट में आप एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर आपको जवाब देगा? ऑन दी अदर हैंड साइमल्टेनियसली ये भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, होनी चाहिए कि मैंने कहा मैं क्रिएट कर दूं कि भाई टीचर के पास और भी कमिटमेंट्स होती हैं, तो वो अपने जवाब देने में डिले हो सकता है। क्लास में तो वो अवेलेबल ही आपके लिए है, लेकिन ऑफ दी क्लास वो किसी और स्टूडेंट, अगर वो दूसरी क्लास में, वो उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, आपके लिए फॉरन अवेलेबल नहीं है। और एक्सटेंड कर सकते हो, बाद मैं अपनी फैमिली में मौजूद हूं तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूं, मैं वहां पे मसरूफ हूं, मुझे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना पकाना है। इवन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स। इनफैक्ट दीज आर दी utmost important matters to consider। तो इसमें देर सवेर हो सकती है। मैंने कहा ये मैं जरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको अगर कोई बात नहीं समझ आएगी, आप पूछोगे तो उसको बता, आपका टीचर आपको बताएगा, कोई भी टीचर हो वो बताएगा। जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है ना ये बात। अगर आपको कोई असाइनमेंट दी और आपसे नहीं हो रही, उसमें जो पॉइंट्स क्लियर होने होंगे वो आपका टीचर आपको गाइड करेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि नहीं? जेन्युइन एक्सपेक्टेशन। अब ऐसे जब सवाल होते हैं ना, मुझसे पूछे सर अगर मैं क्लास के अंदर मुझे ना समझ आए तो कल आपसे आके पूछ लूं, तब मेरा जवाब होता उल्टा कि भाई ये तो पूछना ही था, ये तो मेरे और आपके दरमियान एक साइलेंट एग्रीमेंट है, एक टीचर स्टूडेंट के दरमियान, कि अगर किसी स्टूडेंट को बात समझ नहीं आई मैंने समझाना है उसको, अगर कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई मैंने समझाना है, अगर आप कोई सवाल करोगे मुझे उसका जवाब देना है। एक टीचर ने सिलेबस को टाइम पे खत्म करना है, सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझाने हैं, ये तो सवाल ही नहीं बनता। अब जब कोई सवाल करता है ना मैं उसका उल्टा जवाब दे देता, तो नहीं
सर सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं। मैं ये क्या सवाल हुआ? ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको गुस्सा कर जाऊं। हाँ, सवाल के ऊपर मुझे कभी कभी थोड़ा यार मतलब अपने सवाल की एनर्जीज को वेस्ट ना करो, कुछ जेन्युइन सवाल के लिए पूछो। ये क्वेश्चन तो अनआंसर्ड पहले ही आंसर्ड है। और सिर्फ ये मैं नहीं, कोई भी टीचर होगा वो क्या कहेगा, नहीं मैंने आपका सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म कराना, क्योंकि मुझे पता है आपने जून में पेपर सही तरह नहीं देने, सितंबर में अच्छी तरह तैयारी करेंगे। है जून में तो मॉक होगा ना आपका, फाइनल मॉक। एक होता है इंटर इंस्टीट्यूट मॉक, स्टैंस का अपना मॉक। एक होता है एक्सटर्नल मॉक, पेड होता है वो, 125-150 पाउंड उसकी फीस देके मॉक पढ़ते हो, उससे समझ आता है अच्छा पेपर में ऐसे आता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट का सवाल होता है, सर ये टॉपिक पेपर में कैसे आएगा? टॉपिक पढ़ते वक्त तो ये सवाल जेन्युइन है कि स्टूडेंट समझ रहे थे, ये टॉपिक तो समझ आ रही है, ये पेपर कैसे एग्जामिनर पूछे। लेकिन बाद दफा ये स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं जब हम पास पेपर का सवाल कर रहे हो, उसमें सवाल करता है सर ये सवाल तो समझ आ गया, कैसे करना, पेपर में कैसे आएगा? यार पेपर नहीं सवाल कर रहे सर, पेपर तो ही आया सी ऐसी आना। तो फिर मैं उल्टे जवाब जो है ना, ऐसे सवालों के मैं उल्टे जवाब दे देता हूँ, तो माइंड ना काइंडली कीजिए। ठीक है, मैंने कहा ये जरा कुछ बातें क्लियर हो जाए ना, कुछ होते हैं सर को सवाल पूछे सबसे बेचा मेरा पुट्ठा ही जवाब दे दूँ। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं। दूसरा, अब चलते हैं स्प्रेडशीट के ऊपर। गूगल शीट को लॉक करना है। ये वावा खोल देनी है, यहां से ओपन करता हूँ। ये देखिए साथ ही टू डू लिस्ट, वॉशिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, कपड़ों की सिलाई करनी है, बड़े काम होते हैं मुझे। उसके बावजूद मैं कहता हूँ नहीं यार मैं संडे को पढ़ाऊंगा। आप लोग जो सोना होता है उसको कहते नहीं 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 वही गल नहीं ना फिर। कभी कभी ऐसे उल्टा ही पड़ जाता कभी कभी मैं भी कोई ऐसी बात कर देता हूँ, हाँ यार ये सही नहीं। अच्छा पीई सितंबर 22 दिसंबर, इसकी थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि बेहतर नजर आ जाए। इसको शेयर अभी मैं आपकी क्लास के बाद या क्लास के फौरन बाद कोशिश करूंगा। अच्छा एक तो सबसे पहली बात ये कि आम तौर पे हमने जब पेपर में कैश फ्लोज बनानी है ना, वो क्या बनानी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये भी क्या बनाएंगे, जरा पहले मैं टेस्ट करा। यहाँ जो ईयर्स वाइज इंफॉर्मेशन लिखा हुआ ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है, लेकिन हमने पेपर के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर इसको लिखना है हॉरिजॉन्टल। यानी मैं ईयर्स की हेडिंग देके लेफ्ट टू राइट लिखूंगा, ये 0 से लिखना चाहिए, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, 4 से। आपने स्प्रेडशीट करते वक्त 0 2 1 2 3 एंड 4 और इसको 2, ठीक हो गया? ठीक है, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूलाज बताने हैं, देखो आई कैन एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूं कि जब मैं एक्सेल में जाके आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपको लगाना आता है। ऐसा नहीं था कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन यहाँ आपको बताने का पर्पस ये है कि आप इस स्पेसिफिक टॉपिक में किस तरह से फॉर्मूला लगाओ ताकि आपका काम एफिशिएंटली हो जाए, किस प्रोसेस को फॉलो। तो यहाँ पे मैं आपको जो मैं एक्सेल में बता रहा हूँ उसमें एक्सेल सिखा नहीं रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपको आई होप आता है, नहीं आता तो सीखो।
ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो आपने ऑलरेडी एक्सेल सीखा हुआ है उसमें स्ट्रेटेजिकली किस तरह से पेपर को अप्रोच करो या क्वेश्चन को अप्रोच करो ताकि एफिशिएंट हो। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्काउंट फैक्टर का टेबल मौजूद होगा, लेकिन आपने टेबल में से वैल्यूज नहीं दी, बल्कि क्या करना है, तो यहां पे मैं कैश फ्लोज लिख लेता हूं, इसी एग्जांपल को कर रहा हूं मैं। क्या था वो -100, फिर क्या था 50, 40, 30 एंड 25। क्या है? मुझे जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ना, तो मुझे डिस्काउंट फैक्टर का कॉलम बनाने की जरूरत या रो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्या लिखूंगा मैं इसकी प्रेजेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाना है, जो लोग घर पे बैठे हुए ऑनलाइन ले रहे हैं, अब कोशिश करें कि जिस दिन मैं एग्जांपल करूं उस दिन कोशिश करें कि वो मल्टीपल डिस्प्ले को यूज करें, और जो लोग फेस टू फेस है वो एटलीस्ट क्या करें, कॉपी के ऊपर सेल का फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्या गाइडलाइंस दी है उसको कॉपी में फिलहाल नोट कर ले, लेकिन घर जाके उसको प्रैक्टिस जरूर। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना है, मैंने इक्वल यहाँ पे फंक्शन यूज कर लेंगे। कैसे? इक्वल, इक्वल के बाद मैंने जिस भी ईयर की मैं प्रेजेंट वैल्यू ले रहा हूं उस ईयर की कैश फ्लो का सेल रेफरेंस दे दिया। जैसे कि यहाँ पे है C4 में मैंने इक्वल C4 लिख दिया। अब भी आपको पता है कि C4 टाइप भी किया जा सकता था और एरो की से भी आप रेलेवेंट सेल पे जा सकते, तो इक्वल C4। ठीक है, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना। रेट कितना है 10% के ऊपर हम कर रहे थे ना एग्जांपल में, तो अब आगे फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला को देखते हैं तो 1 + 10% होगा ना, ब्रैकेट में 1 + 10% है ना। मुझे आप बताते हो 1 + 10% किसके बराबर होगा, 1.1 के। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में 1 + 10% भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली लिख दूंगा डायरेक्टली 1.1। मुझे पता है 1 + 10% का आंसर कितना है 1.1, तो मैंने टाइप कर दिया 1.1। अगर 15% होता तो 1.15 लिख। अब आगे क्या लेनी होती है, पावर। तो पावर के लिए कैप्स का साइन यूज करेंगे, 6 के ऊपर होता है ये कैप्स। और पावर के बाद आपने एन लेना होता है माइनस में, तो क्या करोगे, माइनस का साइन यूज करके वंस अगेन ईयर्स आपके ऊपर लिखेंगे, उसका सेल रेफरेंस दे देना। ये वाला 0 था ना, पावर में क्या लिख दिया, 0 टाइप नहीं किया बल्कि सेल रेफरेंस। एक आदत बना लेते हैं कि जो डेटा ऑलरेडी स्प्रेडशीट पे मौजूद है उसको हम एक्सेल में टाइप नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, बल्कि सेल रेफरेंसिंग किया करेंगे। क्या किया करेंगे, सेल रेफरेंस। तो आपने डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू को ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, आपने टेबल में से डिस्काउंट फैक्टर्स देखने की कोई जरूरत नहीं। समझ आ गया ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लो जरा कि कैसे लगाया। बेशक इनफैक्ट एग्जैक्ट फॉर्मूला नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला आपने यूज कैसे किया, उसको नोट करना। 11:17 हो गया, मैंने कहा था। चलो तो ये कितना आ गया, मैंने ये एंटर दबाया, कितना आ गया, -100 ही आ गया। ईयर 0 का तो डिस्काउंट फैक्टर होता ही 1 है, उसकी कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू सेम ही होती है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको एडवाइस की उसका फायदा ये है कि अब मुझे ईयर 1, 2, 3 और 4 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसी को सिंपली ड्रैग कर लूंगा, तो मेरे पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बड़ी एफिशिएंटली प्रेजेंट वैल्यूज आती है, तो मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर सिर्फ मुझे टाइप ही करने होते तो मुझे बार बार शीट पे से देके बारी बारी हर साल के डिस्काउंट फैक्टर मैन्युअली टाइप करने पड़ते, वो टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप इस अप्रोच को सीख लो तो आपको बार बार
कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपने एक सेल में फंक्शन लगाया, आप सिंपली कॉपी पेस्ट करोगे या ड्रैग करोगे तो बाकियों में खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको मैं 2 डेसिमल रेस पे राउंड ऑफ कर देता हूं। तो आप देखो कि वही प्रेजेंट वैल्यूज जो हैं जो अभी हमने मैन्युअली कैलकुलेट की थी वो डायरेक्टली कैलकुलेट। आपको किस तरीके से आना चाहिए, कंप्यूटर पे या पेपर मैन्युअली? दोनों। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी आ सकते हैं, वहां पे स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं है, वहां पे मैन्युअली कैलकुलेट कर। कम आएंगे ऐसे सवाल मैन्युअली, लेकिन ज्यादा आपको स्प्रेडशीट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी स्प्रेडशीट यूज किया जा सकता है, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करता। बहुत बच्चे ने कहा कि हमने ऐसे कर लिया, हमें तो बड़ा ठीक, प्रैक्टिस इतनी होगी एक्सेल में, कहते हैं मैन्युअली कौन करे, हम कंप्यूटर पे करना। वो कैसे? लेट्स हो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। बच्चों ने डेटा नोट किया, डेटा नोट करके सीधा चले गए डायरेक्टली ऐसे सवाल के ऊपर जिसके की स्प्रेडशीट गिवन थी। उसकी स्प्रेडशीट ओपन की, उसको सॉल्व किया, आंसर निकाल के टाइप कर दिया, बाद में स्प्रेडशीट में लिखा हुआ सारा डिलीट कर दिया। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है ये आपकी ज्यादा पसूरी है बनिस्बतन क्या वहीं पे मैन्युअली लिखा। कभी आप एक सवाल पे जा रहे हो, कभी दूसरे पे, तो उससे बेहतर है कि आप मैन्युअली करें। बहरहाल ये तरीका हमने एक्सेल पे यूज कर। आई होप आपको एक्सेल में जो मैंने भी फॉर्मूला लगाया उसको समझ थी आपको। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये आता है। क्यों जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो मैं आपको एक्सेल के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है वो मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। इसमें मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सेल नहीं आपको सिखाना है, वो इंशाल्लाह आपको आता है, बेसिक सा तो आता है, ठीक है। लेकिन अब जो टूल्स आपको आते हैं उसको आपने यूज एफिशिएंट तरीके से कैसे करना है मैं बस वो बता, ठीक है। अब अगर आपको सेल रेफरेंसिंग करनी नहीं आती या कॉपी पेस्ट करने नहीं आता, इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग क्या करो, सीखो इसको। फिर अगर नहीं आता, वैसे तो मुझे उम्मीद है आना चाहिए इस लेवल पे, नहीं तो MA1 का तो पेपर ही पास ना हो। उसमें सिर्फ चैप्टर नहीं है, उसके पेपर में भी 12-15 सवाल ही उसी में से आए हुए नहीं, थोड़े ऐसे बड़े लकी हो यार। वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं, MA1 में एक्सेल की बात कर रहा हूँ, स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूँ मैं। ये एसेस नहीं कर रहा हूँ कि आपको स्प्रेडशीट सॉरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आता है। अगर मैं ये कहता कि आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आता है, आपने MA2 F2 में पढ़ लिया होता तो अभी तक इतनी पढ़ा ना रहा होता। कहता है ये तो पढ़ लिया, आगे पढ़े, ठीक है। स्प्रेडशीट की बात कर, ठीक है जी। तो यहां तक कोई सवाल? महंगाई बहुत हो गई है, बिजली का बिल खर्च होता है। इसकी वजह ये वजह और कोई नहीं है। ये इंशाल्लाह जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, वो हम आपको कंप्यूटर ही ऑन होंगे, आप यहीं पे बैठ के डायरेक्टली कंप्यूटर पे नहीं करोगे। लेकिन हम रेगुलरली कंप्यूटर ऑन नहीं करते लैब में। लैब में रखने का पर्पज ही यही है कि हमें जब कंप्यूटर की जरूरत पड़े तो हम कंप्यूटर ऑन करें, लेकिन हम रेगुलरली नहीं ऑन करवा रहे। तो रेगुलरली क्या कर रहे हैं कि हमने, क्योंकि मेन तो हमने टॉपिक पढ़ना है, वो तो नोट से पढ़ना है, उसके लिए हम कंप्यूटर ऑन नहीं करवा रहे। हाँ, आप उनके लिए अगर साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस टाइम के लिए अपना लैपटॉप लो। लेकिन जब आपको हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे, जब हम इस टॉपिक के CR के ऊपर जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उस दिन हम कंप्यूटर ऑन करवाएंगे और आपके साथ बैठ के यही पर सवाल, ठीक है। बस जी, फाइल भेज दी ना मैंने। कौन सी क्लास है? अच्छा, फिर ठीक है, फिर आ जाओ।
बच्चे ज्यादा नहीं, ये एफएम की क्लास में भी खत्म नहीं हुई। मैं कहा पढ़ ले यार तू, वो मैंने बिल्कुल ठीक यही कहा था। इन खत्म हो गई, बैठे बैठ जाओ, खत्म हो गया। मैं बस इनको मैं निकालने ही लगा। हाँ हाँ नहीं सही किया ये। बस जी, चल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।